आज से 2020 साल पहले उज्जैनी नगरी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाम का एक नाटक लिखा। मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। इस नाटक में उस समय एक संवाद लिखा गया था जिसका हिंदी में अर्थ है, मृत्यु से नहीं बदनामी से डर लगता है। फिर से आप सुन लीजिए, मृत्यु से नहीं बदनामी से डर लगता है। यश की हानि और कीर्ति के धूमिल होने से डर लगता है, क्योंकि आपकी पहचान पर किया गया हमला आपके शरीर पर दिए गए घाव से कहीं ज्यादा घातक होता है। यह डर आज से नहीं, कई शताब्दियों पहले से इंसान के मन पर रहा है, हमेशा से। आप कहेंगे ये सब दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक चर्चा आज क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि बीते शनिवार को एक खबर आई और ये खबर आकर चुपचाप चली भी गई। ये खबर आप तक पहुंच ही नहीं पाई। 2 दिन हमने इंतजार किया, शनिवार का इंतजार किया, रविवार का इंतजार किया, और जब सोमवार तक भी ये खबर आप तक नहीं पहुंची तो हमें लगा कि आज आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए। यह खबर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे जयराम रमेश के उस माफीनामे से जुड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के पुत्र विवेक डोवल से माफी मांगी थी। विवेक डोवल पर 17 जनवरी 2019 को, यानी पिछले साल, कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप एक मैगजीन के जरिए लगाए गए। इस मैगजीन का नाम है कैरावान। इस कैरावान मैगजीन में एक लेख छपा था और उस लेख के आधार पर ही आरोप लगाए गए थे। इस लेख में विवेक डोवल और उनकी कंपनी पर घोटाले के आरोप लगे। विवेक डोवल ने जयराम रमेश पर उस समय जानबूझकर बदनाम करने का एक मुकदमा दायर किया, यानी ये मानहानि का मुकदमा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह बहुत बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव जब होने वाला था, उससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके परिवार पर इस तरह हमला करना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, यह बताना कि उनके परिवार ने, उनके पुत्र ने भ्रष्टाचार किए हैं, उनके कुछ बेनामी दूसरे देशों में अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें पैसा ट्रांसफर किया गया है, यह कहानी बनाई गई। उस कहानी को कैरावान मैगजीन में छापा गया और फिर उस मैगजीन के आधार पर जयराम रमेश ने एक बहुत बड़ा कैंपेन उनके खिलाफ चला दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह पूरा मामला सोशल मीडिया और सियासत में लगातार छाया रहा। इस पर खूब लिखा गया, खूब पढ़ा गया, अखबारों में लेख छपे, सोशल मीडिया में छपे और न्यूज चैनल्स पर डिबेट तक हुए। लेकिन जब अदालत में इसे सच साबित करने की बात हुई तो जयराम रमेश इसे साबित नहीं कर पाए। वो अदालत में यह साबित नहीं कर पाए कि जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो आरोप सही थे, और उन्होंने उसके बाद अदालत में चुपचाप माफी मांग ली। और जब वो साबित नहीं कर पाए तो ये माफीनामा उन्होंने अदालत में चुपचाप से पेश कर दिया। उन्हें लगा होगा कि अदालत की बात है, चुपचाप माफीनामा लगा देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और आज भी देश का एक बड़ा मीडिया, दरबारी मीडिया है, उनका मीडिया है, इसलिए वो इसे छापेंगे भी नहीं। लेकिन हम लोग बीच में आ गए। अब मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, डियर विवेक, I had conducted a press conference on 17th January 2019, making certain statements about you, your family, and your business venture. I understand these statements have hurt you deeply. फिर आगे लिख रहे हैं, I want to clarify that these statements or accusations were made drawing conclusions from an article that was published the previous day in the Caravan magazine. तो कह रहे हैं कि ये कैरावान मैगजीन में ये आर्टिकल छपा था, मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा और उस आर्टिकल के आधार पर आपके ऊपर इतने लंबे चौड़े भ्रष्टाचार के आरोप मैंने लगा दिए। फिर लिख रहे हैं, एज द केस प्रोग्रेस्ड आई रियलाइज्ड दैट परहैप्स सम इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मे हैव बीन इन ऑर्डर। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा अदालत में मानहानि का, तो इन्हें, जयराम रमेश जी को, जो कि खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक में हैं, बहुत समझदार हैं, शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं और बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब केस आगे बढ़ा तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ कि मुझे
इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए था, मतलब खुद भी एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या आरोप लगा रहा हूं। फिर लिख रहे हैं, हाउएवर द जनरल इलेक्शंस वर क्लोज एंड द क्वेश्चंस रेज्ड इन द आर्टिकल सीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर बीइंग हाईलाइटेड इन पब्लिक। इन रेट्रोस्पेक्ट आई मे हैव गॉन ओवरबोर्ड इन मेकिंग सर्टेन इंसिनुएशंस अगेंस्ट यू एंड योर फैमिली। तो ये कहते हैं क्योंकि आम चुनाव सामने थे तो मुझे लगा कि इस आर्टिकल के आधार पर जो कहा गया है उसे जनता के सामने हाईलाइट करना चाहिए, और मैं थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया आपके ऊपर आरोप लगाने में। तो यहां एक बात उन्होंने मान ली कि चुनाव आने वाले थे और चुनाव में इस आर्टिकल का प्रयोग करना हमें सही लगा। Thus, I would like to offer my apologies to you and your family for any hurt the statements have caused. I would also urge the Indian National Congress to remove the press conference from the press releases available on their website. तो ये एक फॉर्मूला होता है इन सारे तमाम लोगों का। ये पहले अपने दरबारी मीडिया के किसी पत्रकार के जरिए या किसी मैगजीन में या किसी अखबार में पहले इसको छपवाते हैं, कोई मनगढ़ंत झूठी खबर, फिर उस खबर के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक मीडिया का सेक्शन है, दरबारी मीडिया और न्यूज़ चैनल, वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, उसे हेडलाइन में डाल देते हैं। फिर उस पर डिबेट होता है, अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बनती है, सोशल मीडिया में ट्रेंड करा दिया जाता है, और एक आदमी को जिसे अपने बचाव का मौका ही नहीं मिला उसे बदनाम कर दिया जाता है। और फॉर्मूला यह है कि पहले आरोप लगाओ, उसके बाद उसे ट्रेंड करा दो, फिर उसे बदनाम कर दो, और चुनावों में इसका पूरा पूरा फायदा लो। ये असली गोदी पत्रकारिता है, इसको कहते हैं गोदी पत्रकारिता। और इसी गोदी मीडिया की आधी अधूरी खबरों को सच मानकर देश के जाने माने लोग कई बार अवार्ड वापसी करने लगते हैं। अब आप सोचिए कि ये एक फॉर्मूला हमने आपको दिखाया, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के आधार पर ये पूरा की पूरा जो गैंग है, दरबारी मीडिया का गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये ऐसे ऑपरेट करता है। अब जब ये आरोप लगाए थे इन्होंने 2019 के जनवरी महीने में, तब तो पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन जब जयराम रमेश ने माफी मांग ली तो किसी ने छापा ही नहीं, किसी अखबार ने नहीं छापा, किसी न्यूज चैनल ने उस पर डिबेट नहीं कराया, और कुछ नहीं हुआ। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि जयराम रमेश माफी मांग चुके हैं और ये उनका माफीनामा है। इसलिए यह खबर लेकर आपके सामने आना पड़ा। वर्ष 2015 में यूपी के दादरी और कर्नाटक के कुलवर्गी की घटना के बाद बहुत सारे साहित्यकारों और लेखकों ने अवार्ड वापसी का ऐलान किया था। हमारी टीम ने साहित्य अकादमी पुरस्कार पर एक स्टडी की आज, तो पता चला कि साहित्य अकादमी से जुड़े 39 लेखकों ने पुरस्कार वापसी का ऐलान किया था। अवार्ड वापसी गैंग के 39 लेखकों में से सिर्फ 13 लेखकों ने, 39 में से 13 ने अपने स्मृति चिन्ह वापस भेजे हैं, और सिर्फ 13 लेखकों ने पैसे और स्मृति चिन्ह दोनों वापस किए हैं। 39 लेखकों में से 4 लेखकों ने अवार्ड की पुरस्कार राशि को लौटाने का ऑफर ही नहीं किया। 35 लेखकों ने पुरस्कार राशि का चेक साहित्य अकादमी को लौटाने की सिर्फ बात कही। 4 लेखकों ने सिर्फ अवार्ड वापसी का ऐलान किया, उन्होंने ना तो स्मृति चिन्ह और ना ही अवार्ड की राशि वापस लौटाने की पेशकश की। जिन लोगों ने चेक लौटाए उनके चेक कभी बैंक में लगाए ही नहीं गए, क्योंकि साहित्य अकादमी के संविधान में कहीं भी अवार्ड वापसी के तरीके का जिक्र ही नहीं है। यानी अगर कोई पुरस्कार लौटाए भी तो वो वापस लिए ही नहीं जा सकते। लेकिन आपके दिमाग पर एक असर छोड़ने के लिए ये सारे लोग आपके सामने आते हैं और कहते हैं कि हम अपनी अवार्ड वापस कर रहे हैं, लेकिन वापस नहीं करते। जो उनके साथ उन्हें जो धनराशि मिलती है उसे वापस नहीं करते। और बहुत सारे आपने देखा होगा लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। कई खिलाड़ी हैं जो कहते हैं अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन खिलाड़ियों को पुरस्कार के साथ साथ पैसे मिलते हैं, जमीन के प्लॉट्स मिलते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियां मिलती हैं। क्या वो अपनी सरकारी नौकरी जो उन्हें मिली है उसे छोड़ देंगे? क्या वो जो प्लॉट जिसे वो बेच चुके हैं उसका पैसा वापस सरकारी खजाने में रखेंगे? क्या उन्हें जो और पैसा मिला है उसे वापस करेंगे? साहित्य ये टीवी पर आकर बयान देने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, अखबार में हेडलाइन बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जांच के दौरान हमें यह भी पता चला कि अवार्ड देने वाली जूरी के सदस्य कुछ दिन बाद अवार्ड पाने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, और जिन्होंने अवार्ड लिया वो अवार्ड देने वाली समिति के सदस्य भी बन जाते हैं।
ऐसा खेल खेलने वाले कई लोग अवार्ड वापसी गैंग में शामिल हैं, जबकि वो जानते हैं कि अवार्ड लेने के बाद अवार्ड वापस होते ही नहीं है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी सैनिक ने अपना वीरता पुरस्कार, अपना वीरता का मेडल लौटाया हो? आपने कभी सुना है कि किसी ने परमवीर चक्र लौटाया हो, महावीर चक्र लौटाया हो, अशोक चक्र लौटाया हो? किसी ने नहीं लौटाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पुरस्कार मेरिट पर दिए जाते हैं, वीरता के आधार पर मिलते हैं, शौर्य के दम पर हासिल किए जाते हैं। जबकि दरबारी विचारधारा से संक्रमित होकर अवार्ड वापस करने वाले लोगों की संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ये सारे अवार्ड, ये पुरस्कार चापलूसी के दम पर हासिल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें लौटाने की बात होती है। यह बात आज आपको समझनी होगी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.